हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम थ्योरी ऑफ कॉस्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Cost function shows the functional relationship between cost of production and produced output। जो cost function होता है वह एक functional relationship होता है किसी भी प्रोडक्शन के में जो cost आ रही है उसमें और उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन का जो भी आउटपुट हुआ है उसके बीच में। तो जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है वह क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की गई है उसमें और उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में जितनी भी कॉस्ट बियर की गई है प्रोड्यूसर के द्वारा, उन दोनों फैक्टर्स के बीच का एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। कॉस्ट फंक्शन होता है कि कॉस्ट और जो भी प्रोडक्शन का जो आउटपुट है, जो आउटपुट बना है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यही हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो एक्सप्लेन करता है। क्योंकि जैसे जैसे किसी भी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है तो वैसे वैसे कॉस्ट में भी चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस हैं वो किस प्रकार से आते हैं वही हमारा कॉस्ट फंक्शन है, वह हमें बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इज firm's production function and the price it pay of its input determine the firm's cost function। जो cost function है वह दो फैक्टर्स से डिटरमाइन किया जाता है। एक तो जो हमारी cost function है वो, और दूसरा उस प्रोडक्शन के लिए जो हमने इनपुट्स रॉ मटेरियल परचेज किया है उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आई है उसका जो प्राइस है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वही हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है। कॉस्ट फंक्शन हमें बताता है कि कंपनी कितना माल बनाती है और उस माल के लिए कंपनी के द्वारा कितनी कॉस्ट बियर की जा रही है। इन दोनों चीज़ों के बीच का जो रिलेशन होता है वही हमारा कॉस्ट फंक्शन बताता है। अब हम कुछ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को और कुछ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स का ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉस्ट हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट। हम यहाँ पर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट, सेकंड इज एवरेज कॉस्ट एंड थर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट। और यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट को भी अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वह दो फैक्टर्स से मिलकर बनी हुई होती है। टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल एवरेज कॉस्ट होती है, वो दोनों इंक्लूड होती हैं। और यही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और जो टोटल एवरेज कॉस्ट होती है वही ऐड होके टोटल कॉस्ट को क्रिएट करती है, यानी कि टोटल कॉस्ट इन दोनों के जोड़ से ही बनती है। सेकंड इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट है वो किसी भी प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट होती है, उसे हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। तो एवरेज कॉस्ट भी दो फैक्टर्स से मिलकर बनी होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर हमने नीचे पॉइंट में भी टीएफसी और ये जो पॉइंट है ये गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर आप लोग एएफसी और एवीसी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसे हम एएफसी से डिनोट करते हैं और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है उसे हम एवीसी से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के बारे में भी ओवरव्यू लेते हैं। लॉन्ग रन में भी हमारे तीन टाइप्स के कॉस्ट कर्व्स होते हैं। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन जो टाइम पीरियड होता है उसमें वेरी फिक्स्ड कॉस्ट की नाम की कोई भी कॉस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर जितनी भी कॉस्ट होती है वो वेरिएबल ही होती है। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट फैक्टर ही इंक्लूड होता है। और जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है उसमें भी एवरेज कॉस्ट इंक्लूड होती है। और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो तो वेरिएबल कॉस्ट को ही डिनोट करती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में हम ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड करते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स का ओवरव्यू लिया है एंड अब हमने लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स का भी ओवरव्यू लिया है। लेकिन आज की वीडियो में हम ओनली टोटल कॉस्ट जो है उसी को डिटेल में डायग्राम और जो टेबल है उसकी हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए आज हम टोटल कॉस्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। टोटल कॉस्ट,
जो टोटल कॉस्ट होती है उसे हम कैपिटल टी एंड सी से डिनोट करते हैं। टी का मतलब होता है टोटल एंड सी का मतलब होता है कॉस्ट। तो यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल टी सी से भी डिनोट करते हैं। टोटल कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट्स incurred by a product in order to produce at a given level of output। जो टोटल कॉस्ट होती है वो सभी कॉस्ट का सम टोटल होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो गिवन लेवल ऑफ आउटपुट्स हैं उन पर इनकर या फिर बियर की जाती है। तो टोटल कॉस्ट में हम सभी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। इन अदर वर्ड्स टोटल कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इनपुट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स यूज टू प्रोड्यूस ए सर्टेन आउटपुट। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें हम फिक्स्ड फैक्टर और जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए उन दोनों की ही जो कॉस्ट होती है उसी को इंक्लूड किया जाता है। टोटल कॉस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट एज टू प्रोड्यूस मोर और मोर आउटपुट मोर इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। ये तो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं या फिर हम इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे जैसे अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है। चलिए अब हम टोटल कॉस्ट है उससे रिलेटेड और आगे डिटेल में कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनको रीड करते हैं और इसके डायग्राम्स और टेबल की हेल्प से टोटल कॉस्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। According to Browning, total cost is sum of total fixed cost and total variable cost for each output level। तो जो ब्रोनिंग है उन्होंने टोटल कॉस्ट के बारे में एक डेफिनेशन दी गई है जो कि काफ़ी इजी है और जो हम लास्ट स्लाइड्स में पढ़ के आए हैं वही डेफिनेशन है कि टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच आउटपुट लेवल। तो जितने भी आउटपुट लेवल हैं उन पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उनको अगर हम सम अप कर देते हैं तब हमारी टोटल कॉस्ट है वो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी क्रिएट होता है टीसी, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि टीसी का मतलब होता है टोटल कॉस्ट एंड टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट, टीएफसी का मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टीवीसी का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वह टीएफसी और टीवीसी इन दोनों का जोड़ होती है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें दोनों ही फैक्टर्स की जो कॉस्ट है वो इंक्लूड होती हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए अब हम टेबल और डायग्राम की हेल्प से भी इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में एक टेबल ली है और उसके राइट साइड में एक डायग्राम है। इसी टेबल से और डायग्राम से हम टोटल कॉस्ट को और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटीज़ दी गई हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट कॉलम में दिया गया है टीएफसी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो एवरी लेवल ऑफ आउटपुट वो कांस्टेंट होती है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसे शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन का जो लेवल है वो अगर 0 है, 0 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, वहाँ पर भी हम टोटल कॉस्ट की जो को एक सर्टेन अमाउंट है वो हमें उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हमेशा हर लेवल पर है वो सेम होती है। तो यहाँ पर टीएफसी है वो 0, 1, 2, 3 एंड 4 सभी क्वांटिटीज़ में 10 है वो फिक्स है। सेकंड दिया गया है उसके बाद टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो उसके नाम से इंडिकेट होता है वेरिएबल। तो ये जो कॉस्ट होती है ये हर आउटपुट लेवल के साथ वेरी करती है। अगर हम प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है और अगर हम टोटल कॉस्ट आउटपुट के लेवल को डिक्रीज करते जाते हैं तो हमारी टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। और हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है और हमारी जो प्रेजेंट स्लाइड है उसमें भी हमने लिख रखा है कि टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो अगर हम इन दोनों कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो हमें टीसी है वो मिल जाता है। तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर हम देखते हैं टीएफसी 10 है एंड टीवीसी है वो 0 है।
तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट 10 हमें मिलती है। फर्स्ट यूनिट का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी TFC है वो फिक्स रहती है 10, लेकिन जो TVC है वो किसी भी यूनिट के प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कुछ टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी उठानी पड़ती है, जो हमारे टेबल के अकॉर्डिंग 10 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट 20 हो जाती है। सेकंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो 18 है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है। अगर हम इन्हें सम अप करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट है वो 28 होती है। ऐसे ही अगर हम थर्ड यूनिट में भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 24 है एंड TFC है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो 10 है। अगर हम इन दोनों को सम अप करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट है वो 34 हो जाती है। और लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फोर्थ यूनिट पर हमारी TVC है वो 28 है एंड TFC है वो 10 है। तो ऐसे हमारी लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर टोटल कॉस्ट है वो 38 हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस टेबल से कि जैसे जैसे अगर हम आउटपुट का जो लेवल है उसको इंक्रीज करते जाते हैं, हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है और जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हर यूनिट के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाती है। और इसी जो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाती है, उसी इंक्रीज होने से ही हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हम साइड में एक डायग्राम को देखते हैं जिसमें हमने एक्स एक्सिस पर आउटपुट की जो यूनिट्स हैं उनको शो किया है एंड वाई एक्सिस पर हमने कॉस्ट को शो किया है। तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो कि हमारी TFC को शो करती है। यहाँ पर TFC है वो टेबल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है 10। तो यहाँ पर हमारी TFC है उसका डायग्राम भी एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक पैरेलल लाइन बन जाता है। अब हम सेकंड फिगर को देखते हैं, TVC जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अगर हम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर होते हैं तो हमें TFC तो 10 है लेकिन जो हमारी TVC है वो 0 है। तो जो हमारा TVC का डायग्राम है वो जीरो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, वो बिल्कुल पॉइंट से स्टार्ट होकर और वह ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो हमारी TVC है वो स्टार्टिंग में 0 से ही स्टार्ट होती है, लेकिन जो TFC है वो हम यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 10 से स्टार्ट हो रही है। तो ये पॉइंट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ध्यान में रखने वाला पॉइंट है कि जो हमारी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है वहाँ पर TVC है वो तो 0 होती है और वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होती है, लेकिन TFC है वो यहाँ पर 10 है और TFC कभी भी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी कभी भी 0 नहीं होती है। कुछ न कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है वो प्रोड्यूसर को उठानी ही पड़ती है। तो यहाँ पर हमने TFC और TVC के डायग्राम को भी समझ लिया है। अब हम लास्ट में देखते हैं TC। हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा है कि TC जो है वो TFC और TVC इन दोनों की जो कॉस्ट आती है उनको ऐड करके TFC बनता है। तो यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TFC है वो 10 है और जो TVC है वो 0 है, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तब हमें TC मिलता है। तो यहाँ पर जो TC है वो भी उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है जिस पॉइंट से TFC स्टार्ट होती है, क्योंकि TC के अंदर कुछ फैक्टर TFC का भी इंक्लूड होता है और इसी फैक्टर जो TFC का फैक्टर TC के अंदर इंक्लूड होता है उसी के कारण जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TC एंड TFC वो दोनों इक्वल होती हैं। इन दोनों के इक्वल होने का रीज़न है कि यहाँ पर TVC है वो 0 होती है। TVC 0 होने के कारण ही ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अगर कुछ फैक्टर हमें TVC का भी मिल जाता है तो जो TFC है वो कम रह जाएगी और जो TC है वो TVC के कारण इंक्रीज हो जाए, मतलब कि TFC से ज़्यादा रहेगी। लेकिन यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TVC तो 0 होती है, तो इसी कारण जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TFC एंड जो TC होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और TC का जो ग्राफ है वो उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है जिस पॉइंट से TFC की जो डायग्राम है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने TFC, TVC एंड TC इन तीनों के फिगर्स को अंडरस्टैंड किया है।
अब यहाँ पर हम फिगर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है कि जो TFC होती है वो हमेशा ही एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बिकॉज TFC होता है वो एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पर कांस्टेंट या सेम होता है। सेकंड पॉइंट इज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TVC इज ऑलवेज जीरो। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TVC होती है वो हमेशा जीरो ही रहेगा, क्योंकि अगर आउटपुट जीरो है तो TVC जीरो रहेगा, और अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तभी हमारा जो TVC है वो इंक्रीज होता है, अदरवाइज TVC है वो जीरो रहता है। तो TVC का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज TC इज इक्वल्स टू TVC प्लस TFC। तो जो TC है वो TVC और TFC का जोड़ होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC एंड TFC आर इक्वल। जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होता है वहाँ पर TC और TVC हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंड सो TC एंड TFC आर इक्वल, इसीलिए जो हमारा TC का जो डायग्राम है वो उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारी TFC का डायग्राम स्टार्ट होता है। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TFC है वो कुछ न कुछ ज़रूर होगी, कुछ न कुछ टोटल कॉस्ट हमारे प्रोड्यूसर को ज़रूर उठानी पड़ेगी, और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TC जितना होगा उतना ही TFC होगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर TVC होता है वो जीरो होता है, और इसी जीरो होने के कारण ही जो ये TFC है और जो TC है वो इक्वल होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट हमारा यहाँ से क्या निकल कर आता है कि TC और जो TVC है उन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो कि हम यहाँ पर डायग्राम में भी अच्छे से देख सकते हैं। इस डायग्राम में TC और TVC के बीच हमें एक बिल्कुल कांस्टेंट गैप है वो दिखाई दे रहा है, और जो यही जो कांस्टेंट गैप है ये किस वजह से होता है, ये होता है TFC की वजह से। यहाँ पर TFC है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट TFC की वजह से TC और TVC के बीच का जो गैप होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि TC है वो TVC और TFC इन दोनों के जोड़ से ही मिलकर बनी होती है, और अगर जो TFC है एक जो फैक्टर है वो हमेशा कांस्टेंट है, तो ये जो TVC है इसका और जो TC है इसका गैप है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो फिगर है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर हमने जो 5 पॉइंट पढ़े हैं अगर हम उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। इस टेबल और इस डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। चलिए अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनको भी डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड सेकंड इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम पढ़ते हैं पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज कॉस्ट दैट चेंज विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो क्वांटिटीज़ होती हैं आउटपुट की उनके साथ वेरी करती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट है उसकी अगर आउटपुट की जो क्वांटिटीज़ हैं अगर वो इंक्रीज़ होती जाती हैं तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी, इसीलिए हम इसे वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और ये जो आउटपुट है उसके साथ वेरी करती है। अगर प्रोडक्शन का आउटपुट बढ़ता है तो यह वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आउटपुट कम होता है तो यह जो कॉस्ट है ये कम होगी। अब वेरिएबल कॉस्ट की हम एग्जाम्पल देखते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल है वह एक वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन करेंगे हमें अगर ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वांटिटीज़ का प्रोडक्शन करना है तो हमें रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड इज़ लेबर, अगर हमें ज़्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, ये कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। अगर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो इन फैक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल की भी कम ज़रूरत पड़ेगी, कम लेबर से भी हमारा काम चल सकता है। तो ये जो कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं ये प्रोडक्शन की जो आउटपुट है उसके साथ वेरी करते हैं।
इन अदर वर्ड्स दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कॉस्ट होती है ये उन्हीं कारण से इनकर होती है अगर हम कुछ वेरिएबल फैक्टर्स को अगर हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। अभी हमने एग्जांपल देखा रॉ मटेरियल्स, लेबर्स, ये कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। अगर हम इन फैक्टर्स को ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, और अगर हम इन फैक्टर्स को कम यूज़ करते हैं तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम आएगी। नीचे हमने एक टेबल और एक डायग्राम शो किया है। ये वही टेबल है जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। स्टार्टिंग में अगर जीरो आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो है, और इसका डायग्राम भी है वो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट यूनिट के प्रोडक्शन पे हमारी 10 वेरिएबल कॉस्ट है, सेकेंड यूनिट के प्रोडक्शन पर 18 वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे जैसे हम आउटपुट का जो लेवल है वो बढ़ाते जाते हैं तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाती है। और यहाँ पर हमने डायग्राम में भी इसे दिखाया गया है। जो टीवीसी है वो ओरिजिन से जीरो से स्टार्ट होती है और देन इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने टीवीसी को भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया है टेबल और डायग्राम की हेल्प से। चलिए अब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भी देखते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट दैट डजंट चेंज विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वह कॉस्ट होती है जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं आउटपुट की, अगर हम उन्हें चेंज करते हैं तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, स्टाफ वेजेस, लाइसेंस फीस एट्सेट्रा। देखिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें 10 यूनिट्स हम मान लेते हैं हमें 10 यूनिट्स आइसक्रीम के प्रोड्यूस करने हैं। अगर हमें 10 यूनिट्स आइसक्रीम के प्रोड्यूस करने हैं तो हमारे पास एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपये महीने आती है। ये जो हमारी आइसक्रीम्स को बनाने की कोई मशीन है जिसकी कॉस्ट है वो 10,000 रुपये पर मंथ आती है। अब हम इस मशीन से चाहे पूरे मंथ में 10 आइसक्रीम्स बनाएं या फिर हम 1,000 आइसक्रीम्स बनाएं, इस मशीन की कॉस्ट तो हमें जो प्रोड्यूसर है उसको 10,000 रुपये उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम 10 यूनिट्स उसके बनाते हैं आइसक्रीम की, तब हमें क्रीम्स या फिर जो भी उसके अंदर जो भी चीज़ें यूज होने वाली हैं, क्रीम्स हैं, मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी उसमें यूज होने वाली जो रॉ मटेरियल में चीज़ें यूज होंगी वो हमें इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि हम 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही हैं या फिर हम 1,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही हैं। अगर हम 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही हैं तो हमें रॉ मटेरियल्स हैं, क्रीम है, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम जो आइस होती है उनकी हमें कम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम 1,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें जो रॉ मटेरियल है उनकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी। और इसी प्रकार अगर हम 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है हमें एक लेबर से भी काम चल जाए। लेकिन अगर हम 1,000 या 2,000 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा लेबर को भी हायर करना पड़ेगा, तो उसके भी अलग से चार्जेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मशीन है जिसकी एक महीने की कॉस्ट 10,000 रुपये आ रही है, वो मशीन यहाँ पर उस प्रोड्यूसर के लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है। प्रोड्यूसर को उस कॉस्ट को उठाना ही पड़ेगा, चाहे वह जीरो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करे या फिर वो 1,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करे। तो यहाँ पर ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है। और अगर जो रॉ मटेरियल्स हैं 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगा तो रॉ मटेरियल, लेबर चार्जेज है वो कम लगेंगे, और जो 1,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तब हमारे जो रॉ मटेरियल, लेबर के चार्जेज है वो ज़्यादा लगेंगे। तो इसी प्रकार जो ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको वो जो प्रोड्यूसर है वो चेंज नहीं कर सकता है। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो आउटपुट के लेवल को के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती है। इसी तरह हम ले सकते हैं फैक्ट्री का रेंट। अगर फैक्ट्री में अगर हम कितने भी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरे मंथ के लिए जो प्रोड्यूसर है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट है वो तो ओनर को पे करना पड़ता है। लाइसेंस फीस होती है, अगर प्रोडक्शन कितना भी हो लाइसेंस फीस जो फिक्स है वो तो उठानी ही पड़ेगी। जो परमानेंट स्टाफ होता है उसकी जो सैलरी होती है, वेजेज होते हैं, वो भी कंपनी को उठानी पड़ती हैं। तो कुछ ऐसे फिक्स्ड खर्चे होते हैं जो कि अगर प्रोड्यूसर कितने भी लेवल पर अपना प्रोडक्शन कर ले वो जो खर्चे हैं वो फिक्स रहते हैं, वो यहाँ पर चेंज नहीं होते हैं। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहाँ पर अगर हम 0 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं तब भी 10 है,
1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तब भी 10 है। ऐसे ही अगर हम 4th यूनिट तक प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो टोटल यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा। तो हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 10 है, वो कांस्टेंट है। और ऐसे अगर हम इसको डायग्राम में प्लॉट करते हैं तब एक्स एक्सिस पर आउटपुट को लिया गया है, वाई एक्सिस पर कॉस्ट को दिखाया गया है। तो जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये जो डायग्राम है इसमें हमें शो हो रहा है कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पर कांस्टेंट ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने टोटल कॉस्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, उसके डायग्राम्स को देखा है, टोटल कॉस्ट किस प्रकार से बनती है, टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। उस स्टार्टिंग में हमने कॉस्ट फंक्शन को देखा और उस स्टार्टिंग में हमने सेकंड स्लाइड में शॉर्ट रन में कौन कौन से कॉस्ट कर्व्स होते हैं एंड लॉन्ग रन में कौन कौन से कॉस्ट कर्व्स होते हैं उनके बारे में भी ओवरव्यू लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।